पिछले 40 वर्षों से अभिनय जगत में सक्रिय नीना गुप्ता ने फिल्म, टीवी और वेब सीरीज सहित हर माध्यम में अपने अभिनय का जलवा दिखाया है और अपने प्रतिभा बल पर उन्होंने दर्शकों के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई है। नीना गुप्ता ने टीवी सीरियल निर्देशित भी किए हैं। इतना ही नहीं, फिल्मों में वह कमर्शियल व पैरेलल सिनेमा दोनों में ही अपने बराबर की उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं। नीना गुप्ता उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्होंने विदेशी सिनेमा में भी अपने काफ़ी काम किया है। बीच में वह अपने कुछ समय के लिए दूर हो गई थी, लेकिन बधाई हो से उनकी वापसी हुई और यह वापसी उनके लिए काफ़ी कारगर साबित हो रही है, क्योंकि वह तब से लगातार सिनेमा में व्यस्त हैं। इन दिनों वह राशि प्रसन्न की फिल्म ऊंचाई को लेकर चर्चा में है, जिसका निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया है। हाल ही में नीना गुप्ता से फिल्मी संगम चैनल पर लंबी बातचीत हुई। नीना जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपका 40 साल का करियर हो गया, 1982 से 2022। इस करियर को आज जब आप बैठते हैं किस तरह से देखती हैं? भगवान ने दिया थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन अंततः दे दिया। तो मैं सोचती हूँ, बजाय सड़ने कुटने के कि मुझे तब क्यों नहीं मिला, ये होता तो क्या होता, ये होता तो अच्छा होता, बजाय सड़ने कुटने के अच्छी बात ये है मेरे लिए कि जो है उसका शुक्रिया अदा करूँ कि अब मिला, लेट मिला पर मिला तो सही। मैं ऐसे देखती हूँ। लेकिन जब आपने करियर शुरू तब आप एज ए हीरोइन आ सकती थी, वो मौके क्यों नहीं मिल पा रहे थे? क्या स्थितियाँ थी उस वक्त की? उसके दो रीज़न हैं। एक रीज़न, मैंने आते ही गलत रोल चुना, जो मुझे उस वक्त गिरीश कर्नाड जी ने बोला प्रीमियर पार्टी पे आफ्टर। मैंने साथ में एक लल्लू लड़की का रोल किया जो बड़ा हिट हुआ। उसके बाद मुझे गिरीश जी ने बोला था अब तुम्हें हीरोइन का कभी नहीं बोलेगा। एक वो गलती की मैंने। दूसरा, देयर वाज नोबडी टू गाइड मी। हाँ, मैं बहुत शर्म आती थी किसी को बोलने में, मुझे रोल दे दो। यहाँ तो बेशर्म होना पड़ता है। अब मुझे समझ में आई है, पीछे पड़ना पड़ता है। मैं तो फ़ोन नहीं करती थी लोगों को, एक बार किया है ना फिर उनको बुरा लगेगा। सो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसलिए मैं हीरोइन बन सकती। आपके जो 40 साल का करियर में इसमें टर्निंग पॉइंट्स क्या क्या रहे, उतार चढ़ाव क्या रहे? आते ही मैं सबसे पहले फेमस हुई एक हॉकिंस के ऐड के थी। हाँ, उसके बाद मैं खानदान में जो था वो मेरा बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद खानदान के बाद फिर मुझे नेगेटिव रोल मिलने लगे, मैंने नहीं की। उसके बाद टर्निंग पॉइंट आया दूरदर्शन से, टीवी से। मैंने अपना सीरियल नायक दर्द, गुमराह, लेकिन सबसे बड़ा मेरा हिट जो हुआ जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ वो था सांस से मुझे बहुत संतुष्टि हुई, तृप्ति हुई, पैसे भी मिले, नाम भी मिले, काम भी मिला। फिर मैंने 100-150 सीरियल तो किए ही होंगे, बहुत सारे सीरियल किए। उसके बाद आई गॉट मैरिड। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि दिन रात काम किया सालों से। पर पता चला कि वो मेरे बस का नहीं है, क्योंकि वो गलत डिसीजन था। सो आई वांटेड टू वर्क अगेन, पर अच्छा काम था नहीं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में था बधाई हो नहीं होता तो आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे। एक चीज़ और है कि आपने भारतीय फिल्मों के साथ साथ इंटरनेशनल फिल्म आपने बहुत की, लेकिन आपने कभी उसको भी भुनाया नहीं, कभी उसकी चर्चा नहीं की। यहाँ तो लोग एक फिल्म इंटरनेशनल करते हो, कहते हैं मैं तो हॉलीवुड स्टार हूँ। आई नो, मैं कहने ही वाली थी छोटे रोल थे, फिर मुझे पता चला बहुत लोग छोटे रोल करते हैं। मुझे ना अपनी गुड्डी चढ़ानी नहीं आती, और मेरे पास कोई अभी तक भी नहीं है जो मेरी हेल्प करे इस बारे में। मेरा अपना कोई, मेरा हस्बैंड तो उनको तो पता ही नहीं इसके बारे में, लाइन के बारे में। सो मैं पीआर में बहुत निकम्मी हूँ, बहुत फेलियर हूँ। मैं पीआर नहीं कर सकती, जो कि बहुत ज़रूरी है। लोगों से मिलना, लोग आपको भूल जाते हैं। आप नहीं मिलो तो भूल जाते हैं ना, भूल सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार एक राइटर जिनका कि मैं सीरियल कर चुकी थी, वो अपनी पिक्चर बना रहे थे, अश्विनी धीर।
लंदन में की शूटिंग चल रही थी, मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी एज ग्रुप की दूसरी लड़की को ले लिया। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं लिया? आई वॉज शॉक्ड कि वो मुझे कहते थे मैं बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मैं बड़ी अच्छी हूँ, ये है वो है, और मैं उसी लड़की की उम्र की थी जिसको दूसरी एक्ट्रेस को लिया था। तूने कहा ओह गॉड, मैं तो भूल गया। सो ये होता है, ये मेरा फेलियर रहा है, मैं इसमें फेल हुई। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि ये शो बिजनेस, यहाँ आप जितना काम करते हो उससे कहीं ज़्यादा शोबाजी करनी पड़ती है, वो करते रहना चाहिए। मैं एग्री करूँगी, बहुत करना पड़ता है। आपने किताब भी लिखी अपने आत्मकथा में, उसमें कई लोगों का जिक्र किया, जैसे मनीष गोस्वामी का जिक्र किया। उस किताब के आने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिली? बहुत अच्छी, लोगों को बहुत अच्छी लगी किताब। लोग बोले हमको पता नहीं था तुम्हारा ऐसे निजी जीवन में भी इस तरह का स्ट्रगल था। बहुत इमोशनल रिस्पॉन्स मुझे आया, बहुत इमोशनल, बहुत अच्छा। जब आप अपने निजी जीवन के स्ट्रगल को लिख रही थी, उस वक्त कितनी पीड़ा आपको हो रही थी? बहुत पीड़ा हुई, खासकर जब परिवार के बारे में लिखा तो बहुत पीड़ा हुई। इनफैक्ट लिखने के बाद बार बार पढ़ना पड़ता है ना, कुछ ठीक करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ निकालना है। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि जब मुझे ये भेजते थे पेंगुइन वाले प्रूफ के बाद 2-3 बार भेजते थे, देखो अब ऐसा है, अब ऐसा है, यहाँ हमने फ़ोटो डाली है, मैं नहीं पढ़ सकती थी। मैं कहा भैया जो तुम करो कर लो, अब नहीं मैं पढ़ सकती, बिकॉज वो बहुत पीड़ादायक है। बधाई हो से आपके करियर की एक नई शुरुआत हुई, दूसरी पारी कह लें, कुछ लोग नई शुरुआत कहते हैं। पहली पारी कहो क्योंकि मुझे ब्रेक मिला है बधाई हो से। नहीं, पहली पारी इसलिए नहीं कहा रहे, तो उसके पहले आपने बहुत अच्छे काम किए। बहुत काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं काम किया है, बहुत काम किया है। तो मतलब पहली पारी तो जिन्होंने काम ना किया हो तो उनके लिए आपने हाँ। आपने सीरियल भी अच्छे बनाए। एक चीज और एक सवाल आता है कि सांस आपने डायरेक्ट भी किया था, उसके बाद आपने कभी फिल्म डायरेक्ट करने के बारे में नहीं सोचा? बहुत बार सोचा, पर हिम्मत नहीं हुई। अभी भी मुझे लोग बोलते हैं अभी क्यों नहीं डायरेक्ट, मैंने कहा भैया इतने सालों के बाद एक्टिंग का मिला है, मुझे ये एंजॉय करने दो, मुझे अभी नहीं सोचना। मे भी बाद में मैं डायरेक्ट करूँ शायद। मेरा बहुत मन है एक डॉक्यूमेंट्री बनाने। कोई सब्जेक्ट सोच रखा है या ऐसे ही? वेमेन हु डोंट हैव मनी। आपने वुमन की बात की, तो जिसमें आपने करियर की शुरुआत की थी, आपकी गिनती स्ट्रॉन्ग वुमन में हुआ करती थी। वो तो आप लोगों ने बनाया था मुझे स्ट्रॉन्ग। नहीं, आप थी भी, ऐसा नहीं है। आज मीडिया ने मुझे स्ट्रॉन्ग वुमन। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? जो अपनी बात कह सके। मैंने तो अपनी बात कभी नहीं कह सकी। ऐसा नहीं कहती। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, मैं एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती, औरत आदमी किसी को भी, जो वो करता है जो उसका मन चाहता है, या उसने वो किया है जो उसका मन चाहता है। कोई नहीं करता। You live by your own terms. Who lives by their own terms? रबिश, ये अच्छी अच्छी लाइनें बोलने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आपको लगता है आज की सारी अभिनेत्री यही बात करती हैं? अब उनकी इच्छा जो करें, मेरे को नहीं लेना देना कुछ मुझे अपने से लेना देना। चलिए हम थोड़ी ऊंचाई की बात कर लें। जब ऊंचाई का ऑफर आपको मिला तो किस बात ने आपको इंस्पायर किया था? क्योंकि अब आपका करियर अच्छा जा रहा था, ऐसा नहीं था कि आपको काम की जरूरत थी। देखो, राजश्री ने मुझे बुलाया इस ऑफिस जिसके बाहर के चक्कर, जहाँ आज बैठे हैं उसमें बाहर के चक्कर काटा करती थी 10 साल पहले, अंदर आने को नहीं मिला था। वहाँ मुझे सूरज जी ने बुलाया और मुझे रोल दे रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर कुछ नहीं। इसके बाद मुझे ना सोचना, जो मुझे सुना रहे थे मैं तो उड़ रही थी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए राजश्री में काम करना, सूरज जी के डायरेक्शन के अंदर काम करना, और ऊपर से स्क्रिप्ट अच्छी और ऊपर से रोल भी अच्छा। क्या रोल है उस कैरेक्टर का नाम क्या, किस तरह से डिफाइन करेंगे कैरेक्टर? हाँ, सो मेरा कैरेक्टर का नाम है शबीना सिद्दीकी। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं बमन ईरानी, उनका नाम है जावेद सिद्दीकी, वो एक दुकान चलाते हैं। और मेरी एक बेटी है जिसकी शादी हो गई, कानपुर में रहती है। इसमें हम जाएंगे भी उसके घर। मेरा पूरा जीवन मेरे पति के इर्द गिर्द घूमता है, और मुझे लगता है लोगों औरतों को बहुत आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि आई थिंक भारत में 99% औरतों का जीवन
पति और बच्चे, है ना। तो पति के इर्द गिर्द घूमता है। पति ने ज़्यादा दारू तो नहीं पी ली वहाँ जाके, पति ने दवाई दी कि नहीं ये नहीं खाना, तुमको ये डायबिटीज़ है, ये मत खाओ। सो मैं इस तरह का कैरेक्टर हूँ। और फिर एंड में एक बहुत अच्छा मोड़ दिया है सूरज जी ने मेरे कैरेक्टर, जो अभी नहीं बताना चाहती। ठीक है, आपने 40 साल में बहुत से डायरेक्टरों के साथ काम किया, खुद भी आप डायरेक्टर रही हैं। ऐसे में आपको सूरज जी के डायरेक्शन में क्या खूबी नजर आई, क्या अलगपन नजर आया? सूरज जी तो देवता स्वरूप है, असली है। शांत, इतना सही बोलती सी, कितना उनका वॉल्यूम जाता है, कभी गुस्सा नहीं करके देखा। जब हम जाते हैं सुबह, हर एक की वैनिटी में जाएंगे या जहाँ भी हम लोग बैठे हैं, हर एक को इंडिविजुअली बताएंगे आज ये सीन है, इसके पहले क्या हुआ है और इसके बाद में क्या। हर रोज इतना क्लैरिटी है, एक टेक कितने सारे में ओके हो गया, और कोई 14 घंटे 12 घंटे शूटिंग में। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था उनके साथ काम का, बहुत ही कोई वर्ड भी नहीं आ रहा मुझे, अप्रतिम था। अच्छा, चलिए, एक कलाकार को जब किसी किरदार को निभाना होता है उसके लिए बहुत तैयारियां करता है, और उन तैयारियों में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसकी कल्पना शक्ति और दूसरा उसके जीवन के अनुभव। किस किरदार को निभाते समय किस चीज़ ने आपको ज़्यादा जीवन के अनुभव ने काम किया या कल्पना शक्ति ने? मैं कल्पना शक्ति का काम इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और जो जीवन के अनुभव होते हैं वो भी कॉन्शियसली हम इस्तेमाल नहीं करती, मैं नहीं करती, वो अपने आप कहीं ना कहीं आ जाता है। जैसे अगर मैं शॉट करने गई और मैं बोल रही हूँ तो कुछ आ जाता है अपने आप अनुभव से। बाकी मेरी जो प्रेपरेशन होती है उसमें, क्योंकि इस एक्टिंग में सबसे महत्वपूर्ण है कंसंट्रेशन। हम लोग जीवन में एक क्षण के लिए भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, दिमाग कहीं घूमता रहता है। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि कल मेरी शूटिंग है तो आज मैं रात को जल्दी सोऊं, बहुत इम्पोर्टेंट है। आई हैव टू बी रिलैक्स्ड ताकि मैं कंसंट्रेट करूं, जल्दी सोऊं, ठीक खाऊं, तबीयत ठीक रहे, आँख खुले। और दूसरी बात है, जो मैं बोल रही हूँ लाइन्स, आई शुड मीन देम, ऐसे नहीं बोलती। हाँ। तीसरी बात, मेरे सामने का जो एक्टर कह रहा है उसको सुनूं, ये नहीं कि जब वो बोल रहा है मैं आगे का सोच रही हूँ। ये 3 चीज़ें करती हूँ। तो एक्शन पर ही रिएक्शन होगा तभी तो पर हम इतना अनुभव है कि हम वैसे भी कर सकते हैं, पता नहीं चलेगा, सही बात। लेकिन वो बहुत बढ़िया नहीं होगा। जब आपको बधाई हो मिली थी तब आपको उम्मीद थी कि करियर इस गति से भागेगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, मतलब स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया थी, डायरेक्शन बहुत बढ़िया था, पर ये नहीं पता था ये होगा। एक और आपका 7 सीजन बहुत पॉपुलर हुआ, तो आप इसका 2nd सीजन भी लेके आने वाली थी, भाग दौड़ रिजेक्ट कर दिया स्टार प्लस ने। उन्होंने पैसे दिए बनाने के लिए पायलट, उनके हिसाब से मैंने बनाया, पर वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पर मैं बनाऊंगी। आपको नहीं था कि आजकल टीवी चैनलों पर वो लोग आके बैठ गए जो MBA वगैरह करके आए, जिनको कुछ सिनेमा की ही समझ नहीं है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल समझ नहीं है। कॉर्पोरेट वालों को बहुत मोस्टली लोगों को समझ नहीं है। और जब मैंने सास किया था, हाँ, मिस्टर बासु, मिस्टर रतिकांत बासु थे, बहुत ग्रेट ग्रेट। एक बार भी, जब एक बार तय हो गया ये मेरा सब्जेक्ट है, एक बार भी मेरा राइटर चैनल में वहाँ नहीं गया था, ऑफिस में कोई नहीं गया था। हम अपना पूरा ध्यान लिखने में लगाते थे। अब वो आपको बोलते कि नहीं रीशूट करो कि लाल रंग नहीं नीले रंग की टी शर्ट पहननी है। बेवकूफ़ी भरे सजेशंस होते हैं उनके तो। लेकिन आपको नहीं लगता जब से कॉर्पोरेट हावी हुआ तब से सिनेमा भी गड़बड़ हो गया?
बड़ा अच्छा समय है सिनेमा का, अभी भी कॉर्पोरेट है और सिनेमा का बहुत अच्छा समय है अब, मुझे लगता है। लेकिन कोविड के बाद देखा जाए तो एक भी फिल्में चल नहीं रही हैं। मुझे लगता है लोगों को सिनेमा थिएटर में जाने की आदत छूट गई है, हाँ 2 साल क्योंकि इतना आराम हो गया ना, ओटीटी में बैठ के देखो, इतने सारे प्रोग्राम आते हैं, मैं क्यों उठ के जाऊँ, पॉपकॉर्न खरीदो, सब मेरा खर्चा भी तो होता है, बच्चों को ले जाओ, बीवी को ले जाओ, माँ बाप को ले जाओ, पता नहीं क्या होगा। नहीं, लेकिन ओटीटी और सिनेमा दोनों के देखने का जो एक अनुभव होता है वो तो बहुत अलग है। उसमें तो बहुत अलग है, जो आप सिनेमा घर में जाके अनुभव लेते हो बहुत, इसीलिए मैं सारे अपने इंटरव्यूज में बोलती हूँ, खासकर ऊंचाई फिल्म तो थिएटर में देखनी चाहिए, क्योंकि इसके विजुअल जो है वो छोटे में नहीं मजा आएगा। सही बात। और इतने बड़े खूंखार एक्टर्स हैं धुरंधर एक्टर्स हैं, उनकी एक एक मसल जब हिलता है तो वो बड़े पर्दे पे ही दिखता है, छोटे पे नहीं दिखता। ऊंचाई के लिए आप लोगों ने नेपाल में कई जगह शूटिंग की, कौन सी जगह आपको पसंद आई और कहाँ शूटिंग करना आपको ज़्यादा तकलीफ लग रहा था? ये सवाल का जवाब एक सीक्रेट है जो मैं नहीं दे सकती, जो आप पिक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा। नहीं, मैंने सुना था इसको कहीं नेपाल में तो बहुत खूबसूरत जगह है मनन, वहाँ भी शूट। नेपाल में एक्चुअली इन्होंने बहुत प्लानिंग की है, बहुत खर्चा किया है, 13,000 स्क्वायर फीट तक गए हैं सब लोग, तो बहुत सुंदर है, इसलिए मैं कह रही हूँ थिएटर में देखना चाहिए। लेकिन जब इतनी ऊंचाई तक आप लोग जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन वगैरह कई तरह की तकलीफें आती है, उस वक्त आप कैसे कोऑपरेट कर रहे थे? मैं इसके पहले भी मैंने किया है। अच्छा। मैं एक ट्रैक में गई थी फर्स्ट टाइम, मियार वैली, वो भी 13,000 है। वो ये है ना फूलों कौन सा फूल होते हैं जहाँ तहिती नहीं, रोहतांग पास के आगे जाके है, ये बहुत ऊंचाई पे 13,000 फुट में, बहुत तकलीफ होती है। पर अगर प्लानिंग हो, दवाई गोलियाँ भी देते हैं खाने के लिए, पानी पीना पड़ता है ज़्यादा, ऑक्सीजन साथ में रहती है, शराब वगैरह कुछ छू नहीं सकते आप, जल्दी सो जाते हैं सूप पी के, सो एक बहुत डिसिप्लिन होता है, वो करना पड़ता है। मैं तो जब मियार वैली में जब उन्होंने कहा ना आने वाला 6 घंटे से चल रहे थे आने, और खाना वाना भी हमको नहीं दिया ठीक से, तो उसने कहा बस वो आ गया तो आता नहीं है वो तो आई वॉज सो सिक कि मैं वॉमिट कर दूँगी, वहाँ होता है ना ऑल्टीट्यूड में, कि मेरे साथ एक बंदा गया था वहाँ का माउंटेन का, जो मेरा कहीं हाथ भी पकड़ के चढ़ा देता था। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं इतनी सिक थी, मैं उसके गले लग के फूट के रो रही थी, मुझे नहीं जाना मुझे वापस ले चलो। सो इस हिसाब से इन लोगों की प्लानिंग था। पिछली बार हमारे जब बातचीत हुई तो आपने कहा कि आप कुछ छोटी छोटी फिल्में बना के रील्स नंबर डाल रही हैं, कुछ कर रही हैं, वो चल रहा है कि नहीं? क्या नया कर रहे हैं इसमें, क्या आप देखो, हाँ मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो? हाँ मैं फॉलो करता हूँ। तो देखो ना मैं क्या बढ़िया रील्स बना रही हूँ। तभी इसलिए मैंने कुछ नहीं प्लानिंग किया है उसमें। प्लानिंग नहीं करती, कभी मन में कोई बात खटकती है, कुछ देखती हूँ, कुछ अनुभव करती हूँ, तो लगता है शेयर करूँ तो डाल देती हूँ। कई बार कई दिन तक नहीं डालती, कुछ ऐसा नहीं है कि इट इज माई वे ऑफ टॉकिंग टू पीपल। लेकिन आपको लगता है सोशल मीडिया पर इंटरेक्शन सही ढंग से हो रहा है, या सोशल मीडिया पर उनके बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, ट्रोलिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं? देखो, हर तकनीकी के फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे, इसके नुकसान भी होंगे। अब आप पे है, आप उसका फायदे की साइड में जाओ या नुकसान की साइड में जाओ। आपने अपनी बेटी के साथ एक सीरीज बनाई थी अपनी, उस पर कुछ और आगे करनी है? मैं नहीं बना रही, ये अश्विनी यादव की प्रोड्यूसर है, उनका आइडिया था, उन्होंने बनाया, मैं तो सिर्फ एक्टर हूँ उसमें। अब मुझे पता नहीं कि 3rd सीजन आएगा कि नहीं, बिकॉज आई एम नॉट इन्वॉल्व। मसाबा का करियर कैसा लग रहा है उसकी करियर में आपको? वो चाहती है और फिल्में करे और
और एक्टिंग करे उस, और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन अब देखो कुछ अच्छा मिलेगा तो करेगी। ऊंचाई के बाद नया क्या कर रही हैं आप? ऊंचाई, अभी मैंने एक फिल्म कंप्लीट की है, साबुन। अभी कंप्लीट किया है इस प्रमोशन से, बहुत अच्छी फिल्म, विजय मौर्य की। और अब इसके बाद मैं कर रही हूँ अनुराग बासु का एक एंथोलॉजी, मेट्रो। उसके बाद मैं कर रही हूँ एक फिल्म घुमक्कड़। उसके बाद शायद अमित की एक और फिल्म। तो अब आप अपने करियर से खुश हैं? कोई कंप्लेन नहीं बिल्कुल क्रिम नहीं करूँगी बिना बात के। लेकिन फिर भी इतना काम करने के बावजूद आपने किताब भी लिख ली, सारी चीज, कुछ ऐसी ख्वाहिश होगी जो अभी करना बाकी हो, कोई ऐसा किरदार होगा जो करना बाकी है? हाँ हाँ, मैं एक रोमांटिक रोल करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कोई देगा नहीं तो खुद ही लिखूंगी। लिखना भी चाहिए आपको, लिखती अच्छा है आप। लिखूंगी। नीना जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।